अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज की इस वीडियो के अंदर हमने जो है वो इंग्लिश 101 का क्विज़ नंबर 1 देखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्विज़ आपके सिर्फ क्विज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके आइंदा आने वाले मिड टर्म के अंदर जो कि 21 मई से स्टार्ट हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको वहाँ पे भी पूछे जा रहे होंगे। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि आपको हर क्विज़ को डिटेल से समझाऊँ। तो स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्विज़ है ये, हैव यू लुक्ड एट द इन्वॉइसेस। अच्छा देखो, आप लोगों ने ये बात याद रखनी है इंग्लिश 101 के स्पेशली सब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि अभी आप लोग जो मोस्टली बच्चे हैं वो न्यू सेमेस्टर के होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर है आप लोगों का। यही सारे क्वेश्चंस आपके फाइनल मिड टर्म पेपर के अंदर आएंगे, ठीक है। तो आपने हर कॉन्सेप्ट को याद रखना है और इसी चीज़ से आपने अपने मिड टर्म की प्रिपरेशन करनी है। और मोस्टली आपका जो कॉन्सेप्ट है ना आपके क्विज़ का, ये कंसेप्चुअल बेसिस के ऊपर आ रहा होता है। तो यहाँ पे ये बात समझना ज़रूरी है कि आप लोग क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करो। क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है, आपको आंसर ढूंढने में, आंसर को सेलेक्ट करने में ज़्यादा जो है वो, अगर आप क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर सकते हो तो ज़्यादा हेल्प मिलेगी। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, हैव यू लुक्ड एट द इन्वॉइसेस। क्या आपने इन्वॉइसेस की तरफ देखा है या आप इन्वॉइसेस को देखते हैं? तो देखो यहाँ पे इन्वॉइसेस, अब ये समझ नहीं आ रहा कि हमसे पूछ क्या रहा है, लेकिन इसने ब्रैकेट के अंदर वर्ड दिया हुआ है इन्वॉइस। इन्वॉइस किसे कहते हैं? इन्वॉइस का मतलब होता है ऐसा पेपर जिसके ऊपर कुछ पेमेंट डिटेल्स लिखी हुई होती हैं। तो आप देखें, बिल आपके पास ऐसा पेपर होता है जिसके ऊपर कुछ पेमेंट डिटेल्स लिखी होती हैं। खाली शीट भी हो सकती है, तो ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। पेन इज़ नॉट अ राइट ऑप्शन, पेपर इज़ नॉट अ राइट ऑप्शन। आपसे वो इनवॉइसेस की डिटेल पूछ रहा है, तो इनवॉइसेस के अंदर वो डिटेल्स आती हैं जो कि आपकी पेमेंट डिटेल्स हैं। तो कोई भी बिल पड़ा हुआ है तो जाहिर बात है वो बिल जो है वो आपका इनवॉइस आता है या इनवॉइस कहलाता है। सो बेसिकली बिल इज़ द राइट वन ऑप्शन। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन वर्ड फेज इज यूज्ड टू शो द कॉजेज। अच्छा, कॉज एंड इफेक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपके मिड टर्म के एक बैकबोन का जो कॉन्सेप्ट जो है ये बैकबोन की एक हैसियत रखता है। सो मेक श्योर हम कॉज एंड इफेक्ट के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करें। देखिए, कॉज का मतलब होता है वजह और अफेक्ट का मतलब होता है उस वजह से क्या इफेक्ट आया। फर्ज करें मैं आपसे एक जुमला बोलता हूँ और वो जुमला ये है कि मैंने अपने पेपर की अच्छी तैयारी की जिसकी वजह से मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आया। एक जुमला आपके साथ मैंने कम्युनिकेट किया। तो इस जुमले के दो हिस्से हैं, एक कॉज और एक अफेक्ट। कॉज का मतलब वजह और अफेक्ट का मतलब कि इस वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो वो जो इम्पैक्ट होता है उसको हम कहते हैं जनाब अफेक्ट। जैसे मैंने कहा कि अगर मैंने अच्छा पढ़ा, यानी कि मैंने अच्छा पढ़ा जिसकी वजह से मेरा रिजल्ट पे इफेक्ट क्या आया कि मुझे अच्छा रिजल्ट मिला, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ इस तरह के कॉज वर्ड्स होते हैं। जैसे अभी हम अगर इसको इंग्लिश के अंदर कम्युनिकेट करें तो हम इसको इस तरह से भी स्टूडेंट्स को कहते हैं कि अगर आप अच्छा पढ़ोगे, यानी इफ़ यू आर स्टडी या इफ़ यू विल स्टडी या इफ़ यू विल गुड स्टडी, अगर आप अच्छा काम करेंगे, अच्छी तरह पढ़ेंगे, देन, तो देन का जो कीवर्ड यहाँ पे आ रहा है ना, दैट विल बी कॉल्ड योर अफेक्ट, कि अगर आप ये काम करोगे इस वजह से इसका इम्पैक्ट ये आएगा। तो उसके अंदर कुछ हमारे पास वर्ड्स होते हैं जिसको हम बिकॉज कहते हैं। तो बिकॉज एक कॉज वर्ड है। कॉज का मतलब है इसकी वजह से, क्योंकि, जैसे मैं कहता हूँ मेरा रिजल्ट अच्छा आया क्योंकि मैंने अच्छा पढ़ा था। तो ये जो क्योंकि का वर्ड है ये कॉज के अंदर आ रहा है, ये आपको वजह बता रहा है। देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए, एज अ रिजल्ट ये नहीं आ सकता, और जो कॉन्सिक्वेंटली है ये भी नहीं आ सकता। तो बेसिकली बिकॉज इज अ राइट वन ऑप्शन कंसिडरिंग इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो अहमद मैनेज बुक डैश 2 सीट्स ऑन द मॉर्निंग फ्लाइट। अहमद ने मैनेज किया, ये एक सिंपल सा जुमला है, टू बुक, यानी अहमद ने बुक मेंशन की, 2 सीट्स, यानी अहमद बुक कर रहा है 2 सीट्स ऑन द मॉर्निंग फ्लाइट्स। मॉर्निंग फ्लाइट यानी कि अगली सुबह पे या सुबह में। तो अहमद ने 2 बुक, ये सिंपल एक जुमला है, इसके अंदर ऐसा समझाने वाला कोई बात नहीं है, ऐसा समझाने वाली कोई बात नहीं है। सिंपल बुक नहीं आ सकता, थर्ड फॉर्म हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। अहमद मैनेज किया, अहमद ने मैनेज की ऑफ बुक। तो देखो ये जो बुक है ना, इसका ऑफ का मतलब होता है का या की, यानी अहमद ने मैनेज की 2 सीट्स ऑन मॉर्निंग फ्लाइट। तो ऑफ इज नॉट अ एप्रोप्रिएट वर्ड। इन का मतलब होता है में, और जैसे हम कहते हैं कि फर्ज करें जी मेरी जो पेंसिल है वो बुक में है, तो उस केस के अंदर हम इन लिखते हैं। बट 2 बुक इज अ राइट वन ऑप्शन, क्योंकि पीछे हम ईडी यानी थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो अहमद मैनेज्ड 2 बुक 2 सीट्स ऑन द मॉर्निंग फ्लाइट इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। चूज द बेस्ट आंसर। आपने बताना जनाब जो फॉरिजन लैंग्वेज डिक्शनरी होती है ना वो क्या काम करती है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो, टेल्स यू व्हाट
विच फॉरिजन वर्ड से द सेम थिंग ऑन द इंग्लिश वर्ड। अच्छा देखो, जो वर्ड है ना हमारे पास यहाँ पे फॉरेन वर्ड जो होता है ना, टेल्स यू, बताता है कि कौन सा, यानी ये जो फॉरेन डिक्शनरी है, नॉट ऑफ ऑरिजिन, इट विल बी अ फॉरेन, बाय मिस्टेक मैंने इसको गलत प्रोनाउंसिएट कर दिया। तो फॉरेन कीवर्ड जो है ये आपको ये बताता है कि इंग्लिश वर्ड के अंदर उसका क्या मतलब है। जैसे फर्ज करें उर्दू लैंग्वेज के अंदर हम कोई भी ऐसा वर्ड बोलते हैं तो उसका इंग्लिश में जो मतलब होगा वो फॉरेन कीवर्ड कहलाएगा, ठीक है। यानी टेल्स यू विच फॉरेन वर्ड से द सेम थिंग एज एन इंग्लिश वर्ड। इंग्लिश वर्ड में और किसी दूसरी लैंग्वेज में दोनों सिमिलर या सिमिलैरिटीज वर्ड को हम फॉरेन डिक्शनरीज के जरिए जो है वो रिकॉग्नाइज करते हैं। सो ये इसका राइट ऑप्शन है। आगे देखें। अच्छा, इसका जो राइट ऑप्शन, एक तो ये ऑप्शन भी बन सकता है, और दूसरा जो मेरे माइंड में आ रहा है ना, चूँकि ये सब हमें कहीं से मिलते नहीं है, ये हमने अपने नॉलेज को यूटिलाइज करते हुए ही पढ़ना होता है। तो डिक्शनरीज की मदद से हम ये भी कह सकते हैं कि टीच करता है हमें कि किस तरीके से फॉरेन लैंग्वेज को स्पीक करना है। लेकिन सिर्फ फॉरेन वर्ड को स्पीक करने की कैटेगरी में आ सकता है, हम स्पीक लैंग्वेज नहीं कर सकते। तो ये नहीं हो सकता इसका आंसर। ये ज़रूर हो सकता है टेल्स यू व्हाट इंग्लिश वर्ड मीन्स। हाँ, ये आपको डिक्शनरी ज़रूर बताती है कि किस तरीके से हमने इंग्लिश वर्ड को जो है वो करना है। बताता है आपको, मतलब टेल्स करता है कि क्या इंग्लिश वर्ड का मीनिंग है। लेकिन चूँकि सिर्फ डिक्शनरी लैंग्वेज की बात कर रहा है तो वो यही बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, बाकी कोई भी बेस्ट ऑप्शन इसका जो है वो नहीं माना जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, आपको बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं सिनोनिम्स के रेलिवेंट और एंटोनिम्स। तो सिनोनिम्स क्या होते हैं, इसको कहते हैं मुतरादिफ। यानी कि अगर फर्ज करें मैंने एक वर्ड बोला डिफ़िकल्ट, तो डिफ़िकल्ट का सिनोनिम क्या है, कॉम्प्लिकेटेड। दो अलग अलग वर्ड्स हैं, उर्दू के अंदर उसका मतलब मुश्किल मुश्किल ही माना जाएगा। तो बेसिकली अगर दो डिफरेंट वर्ड्स हैं और मीनिंग उसका सेम है तो उसको हम सिनोनिम कहते हैं। एग्जीक्यूट को आपने बताना है कि चूज करना है कि जो गिवन नीचे दिए गए वर्ड्स में से है, तो एग्जीक्यूट का सही मतलब क्या है। समवन फ्रॉम योर पास्ट, ये नहीं होता। एग्जीक्यूट का मतलब होता है टू कैरी आउट। ये हमने गूगल से भी मैंने इसको निकाला है, मैं आपको इसका एविडेंस भी दिखाता हूँ। टू फाइंड समवन कट, देखो ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हो रहा है कि आप किसी से कट के टू फाइंड समथिंग क्यूट, सॉरी, अगर मतलब कोई चीज़ आपने फाइंड की जो कि क्यूट है, तो ये भी नहीं होता। टू कट आउट भी नहीं होता। टू कैरी आउट इसका राइट ऑप्शन है। ये देखिए, इसके अलावा भी इसके और है। जो करेक्ट मीनिंग है एग्जीक्यूट का वो क्या है, टू कैरी आउट, परफॉर्म या पुट इनटू द एफर्ट। हम कहते हैं ना एग्जीक्यूट करो। फॉर एग्जांपल जैसे कंप्यूटर की वर्डिंग में हम बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल करते हैं कि अगर आप कोई चीज़ एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो उस चीज़ के लिए हम जो है वो इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली द कैरी आउट इज़ द राइट वन ऑप्शन। यही इसका बेस्ट ऑप्शन माना जाएगा और यही करेक्ट है। आगे देखें, मेक द सेंटेंस एज ट्रू एंड फॉल्स। ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है एंड दिस इज अ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इन द मिड टर्म एग्जाम। एन अफेक्टिव पैराग्राफ कंसिस्ट ऑफ अ टॉपिक, सेंटेंस, मेन आइडिया एंड स्पॉटिंग डिटेल्स। मैं आपको थोड़ी सी डिटेल्स बताता हूँ कि ये क्या चीज़ बता रहा है। देखो, पैराग्राफ हमने लिखना है। आपकी जो इंग्लिश बुक है इसका मेन जो कॉन्सेप्ट है आपको बताने का वो ये है कि आपने किस तरीके से अच्छी राइटिंग करनी है। यूनिवर्सिटी के बाद आप जब अपनी प्रोफेशनल जॉब्स को स्टार्ट करते हैं तो मेल्स लिखते हैं, बहुत सारे लेटर्स लिखे जा रहे होते हैं। तो अफेक्टिव पैराग्राफ क्या होता है, पैराग्राफ हम लिखते हैं किसी भी सेंटेंस या टॉपिक सेंटेंस के बारे में। तो अच्छा पैराग्राफ वो पैराग्राफ होता है जो कि हमारे टॉपिक सेंटेंस, जैसे मैं कहता हूँ कायदे आज़म के ऊपर एक पैराग्राफ लिख के दें, तो कायदे आज़म के ऊपर जो आप पैराग्राफ लिख रहे हो, अब आपने कायदे आज़म की जितनी भी जद्दोजहद हैं या जो भी उन्होंने कोशिशें की हैं पाकिस्तान को लेने के लिए या पाकिस्तान के लिए, उनकी तालीम, वो सब आप बताएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कायदे आज़म के पैराग्राफ में जो है वो अपनी पसंदीदा चीज़ें बताना शुरू कर दें कि मैं फ़लाँ चीज़ खाता हूँ, मैं फ़लाँ चीज़ खाता हूँ। दैट विल बी नॉट अ गुड पैराग्राफ, दैट विल बी नॉट एन अफेक्टिव पैराग्राफ, ठीक है। तो एन अफेक्टिव पैराग्राफ वो पैराग्राफ होता है जो कि टॉपिक सेंटेंस, यानी जो आपको सेंटेंस दिया गया है उसके बारे में बताता है, उसका मेन आइडिया क्या है और उसकी स्पॉटिंग डिटेल्स के बारे में आपको बताता है। तो आपने बताना ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये फॉल्स है। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, तो इसका आंसर ट्रू रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज अ कंप्लीट सेंटेंस। कंप्लीट सेंटेंस भी मुख्तलिफ तरीके से आपके क्विज में, आपके मिड टर्म में पूछे जा सकते हैं। कंप्लीट सेंटेंस होता क्या है, हम इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। कंप्लीट सेंटेंस का मतलब होता है वो सेंटेंस जो कि आपको कंप्लीटली अपनी वर्डिंग बता रहा है, यानी कि आपको कंप्लीटली समझ में आ रहा है कि आपके साथ या आपको वो जुमला अपनी एक कंप्लीट सेंस दे रहा है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ,
मेरा समझाना अगर आपको समझ आ रहा है तो अब मैं देखो इंग्लिश 101 का क्विज सॉल्व करवा के आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको प्रिपेयर किया जाए फॉर द मिड टर्म एज वेल। अगर आपको ये मेरा समझाना समझ में आ रहा है और मैं समझाते समझाते आपको ये बताना शुरू कर दूँ कि फ़लाँ चीज़ जो है वो मुझे पसंद नहीं है, तो देखो मैंने आपको इंग्लिश 101 के क्विज़ के बारे में बताना था लेकिन मैं इररेलेवेंट डिटेल्स बताने लग गया। सो ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। कंप्लीट सेंटेंस का मतलब है कि मैं जो जिस टॉपिक के बारे में कम्युनिकेट कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, उसको कंप्लीटली इस तरह से आपको बताऊँ, इस तरह से कम्युनिकेट करूँ कि आपकी वो बात समझ में आ जाए। नीचे देखें, द ब्यूटीफुल ब्लू वर्ड्स ऑन द ट्री, ये एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। द ब्यूटीफुल, खूबसूरत जो ब्लू वर्ड्स हैं दरख्त पर हैं, इसका उर्दू में ये मतलब बनता है। आर फ्लाइंग ओवर द ट्री, आर फ्लाइंग, क्या उड़ रहे थे ओवर द ट्री, ट्री के ऊपर। देखो ये गलत है, ये तो बिल्कुल ही नहीं ना है। वो कह रहा है कि उड़ रहे थे, कौन उड़ रहे थे, परिंदे उड़ रहे थे ट्री के ऊपर। दिस विल नॉट अ कंप्लीट सेंस इन अ सेंटेंस। पहला वाला किसी हद तक ठीक है, लेकिन अगर आप गौर करें कि ब्यूटीफुल ब्लू वर्ड्स ऑन द ट्री, जो खूबसूरत ब्लू वर्ड्स हैं वो ट्री के ऊपर हैं, क्या कर रहे हैं, उड़ रहे हैं, बैठे हैं, या एक्स वाई जी क्या जो मूवमेंट है वो परफॉर्म की जा रही है, तो ये उस कैटेगरी में, उस सेंस में कंप्लीट नहीं है। फिर देखें, द ब्लू बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ट्री, ये एक आपको कंप्लीट सेंस दे रहा है कि जो ब्लू बर्ड्स हैं वो उड़ रहे हैं ओवर द ट्री। और दे फ्लाइंग ब्लू वर्ड्स, दे का जो कीवर्ड है यहाँ पे ये हमें हमारे लिए इनकम्प्लीटनेस को शो कर रहा है कि दे फ्लाइंग ब्लू वर्ड्स, जो फ्लाइंग है वो उड़ रहे हैं, दे वो, तो ये भी एक इररेलेवेंट डिटेल है। तो यहाँ पे इसका जो बेस्ट पॉसिबल आंसर और जो राइट आंसर है वो ये वाला है, द ब्लू वर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ट्री, जो कि एक कंप्लीट सेंटेंस को बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रीअरेंज फ्रॉम नेगेटिव सेंटेंस इनटू द सिंपल प्रेजेंट। अच्छा जी, हम पहले ज़रा प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझ लेते हैं। देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस वो टेंस होता है जिसके अंदर जिसकी पहचान होती है आखिर में ता ती ते, ठीक है। अगर हमारे पास इस तरह का कोई जुमला है कि वो गाना गाता है, ठीक है, अब आखिर में देखो क्या आ गया, ता आ गया, इसका मतलब है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला बन गया। आपने इसकी नेगेटिव टेंस लिखना है। नेगेटिव टेंस वो टेंस होते हैं जिसके साथ आप जो है वो नोट लगाते हैं और विद हेल्पिंग वर्ब। तो सिंपल प्रेजेंट के जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं डू, डज। यहाँ पे यू के साथ हम क्या लगाते हैं, डू लगाते हैं। सो यू एक सिंगुलर है लेकिन फिर भी इसके साथ डू लगता है। हालांकि अदरवाइज जो डू लगता है ना वो हमारे साथ वो हम हमेशा जो है वो सिंगुलर के साथ, जो डज होता है ना ये सिंगुलर के साथ लगता है, और जो डू होता है ना ये प्लूरल्स के साथ लगता है। तो यू के साथ हमेशा हम डू का इस्तेमाल ही करते हैं। यू नेगेटिव टेंस में आपने डू या डज में से देखना है। सो यू डू नॉट क्यों आएगा, नॉट आपका नेगेटिव टेंस है। यू डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, इसको आपने चेंज कर दिया प्रेजेंट से सिंपल नेगेटिव टेंस के अंदर, यानी कि आपने इसको नॉट के अंदर चेंज कर दिया। सो यू डू नॉट सिंग अ सॉन्ग इज द राइट वन ऑप्शन। The second last question of this video, Dash is a book that tells about the spelling, pronunciations, definition and use of the words of a language. इसको हम क्या कहते हैं, कि आपका बिल्कुल लेक्चर नंबर 1 की पहली लाइन है, दिस विल बी कॉल्ड द डिक्शनरी। डिक्शनरी एक ऐसी किताब होती है जिससे आप स्पेलिंग्स को सीखते हैं, आप प्रोनाउंसिएशंस को सीखते हैं, डेफिनेशंस को सीखते हैं, और उस वर्ड का यूज़ कहाँ पर है लैंग्वेज के अंदर आप वो देखते हैं। टेक्स्ट बुक इज नॉट अ राइट वन, इंसाइक्लोपीडिया इज नॉट अ राइट वन, जर्नल इज नॉट अ राइट वन ऑप्शन, डिक्शनरी इज द राइट ऑप्शन। ये देखें, डिक्शनरी इज अ वर्ड दैट लिस्ट द वर्ड ऑफ लैंग्वेजेस अल्फाबेटिकली एंड प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशंस, डेफिनेशन एंड यूजेस। ठीक है। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, डिक्शनरीज आर यूज कोड्स और एब्रीविएशंस टू इंडिकेट द ग्रामर एंड यूज या यूजेज ऑफ अ वर्ड, हाउ मैनी दीज आर करेक्ट। अच्छा, नीचे ना आपको कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपने बताना है कि ये ठीक है। देखो एन फॉर नॉर्मल, एन फॉर नॉर्मल नहीं होता, इसकी डिटेल मैंने आप लोगों के लिए निकाली है, चूँकि मैं डिक्शनरी भी आप लोगों के सामने खोल के वो बहुत लंबी चौड़ी वीडियो मैं नहीं बनाना चाहता। देखो एन का टिपिकली मतलब होता है डिक्शनरी के अंदर नाउन, लेकिन इसने कहा कि डिक्शनरी के अंदर एन का मतलब है नॉर्मल। इसका मतलब है ये बात गलत कर रहा है। वो आपको ये बता रहा है कि ये इसने ना 4 दिए हैं, 1 2 3 एंड 4 ऑप्शंस दिए हैं, आपने बताना है कितने ऑप्शन उसमें से ठीक हैं। इसका मतलब है देखो कि 4 ऑप्शन तो थे नहीं, इसका मतलब है कि ऑल ऑफ द दीज ऑप्शन तो वैसे ही नहीं आ सकता क्योंकि एक इसमें गलत हो गया। एन का मतलब तो नाउन होता है। ए डी जे को कहता है एडजेसेंट। जो डिक्शनरी है उसके अंदर ए डी जे एडजेसेंट नहीं होता, ए डी जे को हम एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पे आ गई।
तो सॉरी यहाँ पे वर्ड मिस्टेक आ गई, तो ये दूसरा वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। इसका मतलब 3 ऑप्शन भी नहीं आ सकते क्योंकि 2 तो गलत हो गए। पीछे रह गया पी एल, इसको कहता है प्लीज़। क्या ये प्लीज़ होता है? नहीं। पी एल प्लीज़ ये इनकरेक्ट है। इसका मतलब होता है प्लूरल। प्लूरल का मतलब क्या होता है? जो कि आपका मोर देन अ वन वर्ड होता है, जैसे सिंगुलर और उसकी जो जमा होती है अगर जिसके साथ एस और ई एस का इजाफा करते हैं। जो आई एन एफ एम एल है इसे कहते हैं इनफॉर्मल। यही बस इसने एक बात यहाँ पे ठीक की भी है कि ये जो ये आई एन एफ एम एल है इसकी एब्रीवेशन है जी इनफॉर्मल, तो ये बात इसकी ठीक है। तो ये वाला भी गलत है, ये वाला भी गलत है। इसमें जो राइट ऑप्शन है वो ये इनफॉर्मल है। तो टोटल कितने जुमले इसमें से सही हुए हैं या कितने ऑप्शन इसमें से ठीक हुए हैं? सिर्फ एक। सो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो 1 बनेगा। सो 1 इज़ द राइट वन ऑप्शन इन द सेंटेंस। मुझे उम्मीद है जी ये आपको समझ आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दे सकूं, और अगर आप मुझसे अपना कोई सॉल्व करवाना चाहते हैं तो ये मेरा नंबर है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखें, मस्ट सब्सक्राइब वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में आप लोगों को मिड टर्म की प्रिपरेशन मिलती रहेंगी विद कंप्लीट एंड डिटेल्ड गाइडलाइंस। थैंक यू सो मच। मस्ट सब्सक्राइब वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। अल्लाह हाफिज़।